यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, यह वीडियो होने वाला है हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का हिंदी का प्रश्न पत्र हल। और इस प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमको देता है मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। जी हां, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य को माना है। वैसे तो अधिकांश साहित्यकार जो हैं वह सरहपाद को हिंदी साहित्य का पहला कवि स्वीकार करते हैं, और राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, जिनका मूल नाम राहुल भद्र था और उन्हें सरापा, सरोज ब्रज, पद्म ब्रज आदि नामों से भी जाना जाता है। लेकिन गणपत चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, जबकि राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि राउरवेल किस तरह की रचना है? तो राउरवेल के रचनाकार हैं यह चंपू काव्य है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और शिलांकृत कृति के रूप में राउरवेल हिंदी की प्राचीनतम और पहली रचना है। इसमें नायिका के जो नक्शे का वर्णन है वह देखने को मिलता है। इससे एक प्रश्न अभी जल्द ही परीक्षा हुई थी, उसमें भी पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो सिद्ध साहित्य से गोपीचंद्र का संबंध जो है नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 84 सिद्ध में 4 जो है महिला कवित्री थी, जिनमें मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा, ये 4 महिला कवित्री थी। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ होता है, ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो इसमें अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद और रैदास, ये चारों लोग ही स्वामी रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में थे। तो इसलिए यह प्रश्न जो है गलत है, और इस पे जो है सभी लोगों को कॉमन अंक दिया गया था एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यह पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह पंक्ति अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई पंक्ति है, और इसके रचनाकार जायसी हैं, और पद्मावत से यह पंक्तियां अवतरित की गई हैं। जब अलाउद्दीन ने सेना कुंभलनेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है, और वह कह उठता है कि यह संसार क्या है? झूठा है। अगला, अधोलिखित स्थापना तर्क ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभयति, सनुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम होय।
तर्क इसका है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो इसमें से दिए गए कूटों में से सही कूट का आपको चयन करना है। तो इसमें आपका जो है ए तो सही है, जबकि व्याख्या इसकी गलत है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह पंक्तियां जो हैं रामचरितमानस से अवतरित पंक्तियां हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो सूरदास के संदर्भ में सभी विद्वान उन्हें जन्मांध मानते थे, यह मतभेद है। उनके जो है अंधे होने पर विद्वानों में इसलिए मतभेद हो जाता है कि जिस तरह से वह कृष्ण और राधिका के सौंदर्य का चित्रण सजीव ढंग से करते हैं और विभिन्न प्रकार के रंगों का वर्णन करते हैं और सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता उनमें जो है उसको ध्यान में रख करके जो उन्होंने श्रृंगार और रूप रंग आदि का वर्णन किया है, उससे उनके जन्मांध होने का प्रमाण नहीं मिलता है। और इस संदर्भ में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि सभी विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्य काल रीत काल कहलाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। तो रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। ऑप्शन ए। जी हाँ, मिश्र बंधु ने इन्हें रीत काल को अलंकृत काल कहा, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल की संज्ञा दी थी और श्रृंगार काल के नाम से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे संबोधित किया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, भाषा भूषण। भाषा भूषण जो है यह भिखारी दास की रचना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन तो फुलवा बीनन हारी। विद्या निवास मिश्र का यह निबंध है, जबकि इसमें विवेकी राय दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह की रचनाकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जिसका रचना काल 1952 ईस्वी है और यह उनका वैचारिक निबंध संग्रह है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की। तो जवाब हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन बी। जी हाँ, उन्होंने मात्र 6 निबंधों को लिख करके ही अपनी अद्वितीय अमिट छाप जो है छोड़ी है हिंदी साहित्य जगत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है। तो एक और द्रोणाचार्य के लेखक शंकर शेष हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। तो इसमें नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पत्थर की गली। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 की लेखिका का कहानी संग्रह इसमें से कौन सा है। तो सीट नंबर 6 जो है यह ममता कालिया की रचना है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं और इनका यह पहला उपन्यास है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो सूरदास
गांधीवादी नायक के रूप में रंगभूमि उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रेखाएं बोल उठी किसका रेखा चित्र है? तो रेखाएं बोल उठी इस रेखा चित्र के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? तो कलम का मजदूर लिखने वाले हैं मदन गोपाल। ऑप्शन बी इसका जो है यह सही जवाब हो जाएगा। जबकि शिवरानी देवी ने लिखा था उनकी जीवनी के रूप में प्रेमचंद घर में। और अमृत राय की तो बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है कि कलम का सिपाही। और विष्णु प्रभाकर ने तो शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी लिखी थी, आवारा मसीहा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनकर बताइए। तो जूही की कली कविता जो है इसके रचनाकार कौन है? तो जूही की कली की कविता के रचनाकार निराला जी हैं। इसके बाद नौका विहार के रचनाकार कौन है? तो नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय की रचना है। और पुष्प की अभिलाषा जो है यह माखनलाल चतुर्वेदी की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें भी तो इसमें मोर पखा सिर ऊपर राखियों, यह पंक्तियां रसखान की हैं। बसो मारे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति जो है मीराबाई की है। और भक्तन को कहाँ सी करी शो काम, यह पंक्ति कुंभन दास की है। जबकि प्रीति कर दिन्ही गरे छुरी, यह सूरदास की पंक्ति है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तथ्यों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो इसमें काल क्रमानुसार आपका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद रामचरितमानस जो है यह 1574 ईस्वी की रचना है। जबकि तार सप्तक 1943 का है। और कामायनी आपकी 1935 की रचना है। तो इस हिसाब से आपका कोट बनेगा 2 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? तो शिवदान सिंह चौहान की रचना इसमें हो जाएगी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रवासी गीत के रचनाकार कौन है? तो प्रवासी गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो जवाब हो जाएगा पूरनदास। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो जवाब हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान। ऑप्शन डी, क्योंकि कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह हैं। कौन है? नामवर सिंह। अगला प्रश्न, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा बाबू गुलाब राय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। तो यह पंक्तियां रैदास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की
परिवर्तनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बी। अगला प्रश्न, गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किस कविता से प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं, ये उच्छ्वास से अवतरित हैं। अगला प्रश्न, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां तुलसीदास की हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रस दोष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच आपका सात्विक अनुभव है। अगला प्रश्न, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा आपका जो है यह अर्धसमात्रिक छंद है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में इंद्र ब्रजराज है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं? तो उसे आप वाचक कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिनु पद चलाएं सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा तद्गुण अलंकार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोस्योर हैं, ऑप्शन सी। इनका पूरा नाम फर्दिनेंद द सोस्योर था। अगला प्रश्न, एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? तो एकाक्षरी भाषा परिवार का अर्थ होता है चीनी भाषा परिवार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो झांसी जालौन हमीरपुर में बोली जाती है बुंदेली, ऑप्शन बी। आपने कविता भी सुनी होगी कि बुंदेली हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही आपकी बिहारी हिंदी की बोली है, भोजपुरी, मैथिली और मगही जो मागधी अपभ्रंश से निकली हुई बिहारी हिंदी की यह तीन उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है, यह गलत है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है? तो भोजपुरी की उत्पत्ति आपकी मागधी अपभ्रंश से हुई है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गैल भैल किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, भोजपुरी भूतकालिक। अगला प्रश्न है कि उच्चारण के स्थान पर या व्यंजन क्या है? तो उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन जो है यह तालव्य है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध कथन हो जाएगा आपका ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से श ख श व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी य। अगला प्रश्न, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठ ध्वनि। अगला प्रश्न,
कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इसमें? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा मराठी। अगला प्रश्न, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है कि देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो जवाब हो जाएगा काका कालेलकर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसका संज्ञा के भेद के लिए सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 10 गुना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें विशेषण शब्द का आपको चयन करना है। जवाब हो जाएगा सौतेला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 8। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्मीकि। अगला प्रश्न है कि मदमाता में कौन सा समास है? तो मदमाता में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष। अगला प्रश्न, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? तो तद्धित प्रत्यय का योग हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुनहरा में। अगला प्रश्न है कि दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका हो जाएगा दुर। तो इसमें दुर शब्द तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि इसका हो जाएगा दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग लगा हुआ है, व्यवहार में दुर उपसर्ग लगा है, तो सभी ऑप्शन इसके गलत हैं। अगला प्रश्न, सामयिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो सामयिक का विलोम निरामिक होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों को जो है कहा जाता है शांत चित्त या स्थिर चित्त। तो इसमें बी और सी दोनों ही विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? तो इसमें आपको बताना है विदेशी शब्द रोशनदान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यह फारसी शब्द है रोशनदान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो जवाब हो जाएगा भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यह विकल्प इसमें शुद्ध है, ऑप्शन डी। इसके बाद अगर पहला वाक्य देखा जाए तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूं। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, नहीं बल्कि लेता हूं होता तो सही हो जाता। इसी तरह से परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। तो इसमें होना चाहिए कि परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए और शायद वह आएगा। इसका शुद्ध हो जाएगा कि वह अवश्य आएगा, क्योंकि जब अवश्य शब्द लगा है तो वहां शायद नहीं लग सकता। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? तो वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कृष्णा सोबती को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो ज्ञानपीठ से सम्मानित इसमें कौन रचनाकार नहीं है पूछा जा रहा है। तो जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका हुआ था नागपुर, ऑप्शन बी, भारत में। अगला प्रश्न, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की? तो नाटक को पंचम वेद कहने वाले भरत मुनि हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कॉर्नेलिया विदेशी पात्र है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाषा की समास शक्ति और समाहार कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहारी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संकलन तय के अंतर्गत कौन सा तत्व इसमें सम्मिलित नहीं है? तो जवाब हो जाएगा गीत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो शिशुपाल वधम आपकी जो है यह श्रीहर्ष की रचना नहीं है, बल्कि माघ की है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो कालिदास की का जो मेघदूतम है इसे दूत काव्य माना जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? तो इसमें भवभूति की रचना हो जाएगी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? तो करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले भवभूति हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए गए? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों ही ऑप्शन जो है तीनों ही गुण महाकवि माघ में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति कौन सी है? तो इसमें माघ द्वारा लिखी गई रचना शिशुपाल वधम है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पाणिपादम का विग्रह है? तो पाणिपादम का विग्रह हो जाएगा पाणिच पादव च, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है, तो कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो जवाब हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामस्य परितः मार्गणि सन्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चिक करहि मरकट भालू छलबल करहि छिए छल खल छीजें, पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इसमें ओज गुण है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ होता है, ऑप्शन बी, तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा ऋक धन वेद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इसमें गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा? तो गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप आपका हो जाएगा गच्छेत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खडानन का संधि विच्छेद हो जाएगा खट धनानन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती जो है यह प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से अवतरित हैं? तो जवाब हो जाएगा रश्मिरथी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो यह पंक्तियां रहीमदास की हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? तो लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक गोपाल राय गहमरी हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है यह अमृतलाल नागर की रचना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों को सही सुमेलित पूछा जा रहा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो जवाब हो जाएगा यमुना नाष्टक जो है यह नंददास की रचना नहीं है, यह हित हरिवंश की रचना है। किसकी है? हित हरिवंश की रचना है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो आत्मनिरीक्षण के रचनाकार सेठ गोविंद दास हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाबी। अगला प्रश्न, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद है, प्रसाद गुण है, उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन। अगला प्रश्न, उद्धव शतक की हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, कहन सब लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो जवाब हो जाएगा इसमें भावोत्कर्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जवाब आपका हो जाएगा अद्भुत रस जो है इसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और रौद्र रस का आपका क्रोध होता है। करुण रस का शोक होता है। इस हिसाब से ऑप्शन इसका सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अभ्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो अभ्र का पर्यायवाची आकाश होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता रावणम अकुप्यत। इसका शुद्ध रूप होगा कि सीता रावणाय अकुप्यत। अगला प्रश्न, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो कालिदास का जो नाटकों में प्रयोग किया गया है स्त्रियों की भाषा के संदर्भ में वह उनकी प्राकृत हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था विश्वामित्र सरित सागर के लिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्त इसमें हो जाएगा ज्योतिपुंज हिमालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो ब्योमकेश दरवेश के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आचार्य भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? तो आचार्य भामा ने वैसे तो 3 प्रकार के काव्य दोषों की संख्या बताई है और उनमें 11 सामान्य दोष होते हैं और 4 वाणी के दोष होते हैं और 11 अन्य दोष होते हैं। तो 11 दूना 22, 4 26, अगर ऐसे जोड़ा जाए तो ये 26 हो जाएंगे और भामा के अनुसार ये सभी एक दूसरे में समन्वित होकर 11 जो हैं रह जाते हैं। तो वाणी दोष अगर पूछा जाता तो आप 4 पर ट्रिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर संदेह है, इसलिए जो है इस ऑप्शन को हम आप पर छोड़ते हैं और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वैसे हमारी तरफ से सारे उत्तर इसके गलत हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमको देता है मोटिवेशन ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा और आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।